जय हिंद एवरीवन, आई होप यू गाइज आर फाइन। ये वीडियो उनके लिए है जो 2022 में या 2023 में यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे। आप लोगों की ओरिएंटेशन क्लासेस चल रही हैं, साथ साथ में भरत सर की वर्ल्ड हिस्ट्री क्लासेस चल रही हैं। ओरिएंटेशन क्लासेस में सो फार आपको वरुण खुलर सर ने, राघव सर ने और भरत सर ने बताया कि किस तरह से यूपीएससी की प्रिपरेशन को अप्रोच करना है, हमें किस तरह की सर्विसेज होती हैं, सिलेबस क्या है, हमें एग्ज़ाम कैसे तैयारी कैसे करनी है, उसको पेस कैसे करना है, प्रीलिम्स कब पढ़ना है, मेंस के लिए कब पढ़ना है, किस तरह से हमें रिवीजन के लिए टाइम निकालना है एंड सो ऑन। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक टू यू गाइज अबाउट स्ट्रैटेजी फॉर पॉलिटी फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज स्ट्रैटेजी फॉर GS2। अब इसमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे पढ़ना है। इसका रीज़न क्या है कि GS2 में करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। डेली कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो या तो आपके IR में ओवरलैप करेगा, या गवर्नेंस में ओवरलैप करेगा, या पॉलिटी में ओवरलैप करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ टू गिव स्ट्रक्चर टू योर प्रिपरेशन। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले लेट्स टेक, मेरे को अपनी प्रिपरेशन को अगर एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में तैयारी करनी है तो ऐसा होना चाहिए मेरे साथ में कि मेरे दिमाग में कोई टॉपिक बोले, लेट्स से किसी ने बोला सेंटर स्टेट रिलेशन, तो मेरे दिमाग में एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए इमीडिएटली कि ओके सेंटर स्टेट रिलेशंस 3 पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड कर दूं अपने माइंड में ही। लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल। लेजिस्लेटिव के अंदर फिर दोबारा सब टॉपिक्स एंड सो ऑन। तो पहले बिफोर आई गेट इनटू ओरिएंटेशन आप ये समझें कि हमें जो यूपीएससी की प्रिपरेशन इन जनरल ही कैसे करनी है, स्ट्रक्चर देके। नहीं तो क्या होगा बच्चे, इतना पढ़ने के बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड लाइक देयर इज़ नो एंड टू दी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स दैट आर देयर इन यूपीएससी। इतना पढ़ने के बाद में भी यू विल बी ओवरवेल्म्ड विद द अमाउंट ऑफ कंटेंट दैट यू विल हैव। कोई भी स्टूडेंट किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में 1 साल पढ़ ले तो उसको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाती है, बट हाउ टू गिव स्ट्रक्चर टू दैट इन्फॉर्मेशन, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ऑफ कोर्स ये सिर्फ आपको एक समझाने के लिए। लेट्स टेक एक प्रीएम्बल टॉपिक है। आप कोई भी यूपीएससी के लिए टॉपिक उठाएंगे ना, उसको आप 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो क्या है कि सबसे पहले होता है टॉपिक। एक सब्जेक्ट है मेरा इंडियन पॉलिटी, उसमें टॉपिक हो गया प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के अंदर मुझे पता है कि अब देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई मस्ट नो, वो इस टॉपिक के ही सब पार्ट्स हैं। पहला, मुझे प्रीएम्बल का कंटेंट पता होना चाहिए कि इसमें लिखा क्या हुआ है। 4 चीज़ें हम मान लो मुझे पता हो कि पहला सोर्स ऑफ पावर वी द पीपल, दूसरा टाइप ऑफ पॉलिटी सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, तीसरा आर ऑब्जेक्टिव्स जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, एंड चौथा जिस दिन हमें ये प्रीएम्बल मिला तो मुझे कंटेंट पता हो, फिर एक एक वर्ड का मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। ये मैं आपको और एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा कि मुझे टॉपिक भी पता लग गया, उसके अंदर के मुझे मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस भी पता हो। क्योंकि कभी भी अगर मुझे सवाल आ जाए कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल, तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सबको आता होगा, मैं गलत नहीं कर सकता, अच्छा आंसर मेरा तैयार हो। तीसरी चीज़, हम कोई भी टॉपिक उठाएंगे दुनिया में, मान लो आज मुझे आपसे बात करनी है कि क्या इंडिया की रिवर्स को लिंक कर दिया जाए। किसी एक नदी में बाढ़ आ रही है, कोई दूसरी नदी प्यासी बैठी है, व्हाई डोंट वी लिंक द रिवर्स, ये एक टॉपिक है। क्या इंडिया में रेलवेज को प्राइवेटाइज कर दिया जाए, क्या एयर इंडिया को सरकार चलाना बंद कर दे, क्या, क्यों इतना खर्चा उठाना है, कोविड के बाद में इकोनॉमी को कैसे दोबारा खड़ा करना है, शेयर मार्केट, ये वो, यू टॉक अबाउट एनीथिंग। हर एक टॉपिक को यूपीएससी में एक स्ट्रक्चर में डाला जा सकता है। तो मान लो यही एक चीज़ है, इसको पहले मैंने कंटेंट करना है, फिर मैंने मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस करनी है, फिर युगों से एक इशू चला आ रहा है जो सॉल्व है, रिजॉल्व है, वो है कि क्या प्रीएम्बल अमेंडेबल है। वो सबको पता होना चाहिए कि हाँ प्रीएम्बल अमेंडेबल है, क्या क्या जजमेंट्स आई थी सुप्रीम कोर्ट में, एक पार्ट ऑफ योर स्टैटिक कोर्स। फिर जस्टिसेबिलिटी ऑफ प्रीएम्बल, क्या मैं कल को सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल सकता हूँ कि आपने तो प्रीएम्बल में लिखा है सोशलिज्म और सेकुलरिज्म, लेकिन है नहीं है, ये वाली प्रॉब्लम है, वो वाली प्रॉब्लम है, जस्टिसेबल है। जब आप इतना तैयार कर लेते हो, इस तरह से आपका होता है एक स्टैटिक प्रीएम्बल तैयार। इसी तरह से आपका यूनियन तैयार हो जाएगा, सिटीजनशिप तैयार हो जाएगा, फंडामेंटल राइट्स तैयार हो जाएंगे, DPSPs एंड सो ऑन। ये तो मस्ट है। अगर आपको ये भी नहीं आपने किया हुआ तो आपकी तैयारी जो है वो बिल्कुल ऑल ओवर द प्लेस है। तो हम आपको इसी स्ट्रक्चर में इसमें कोर्स में इसको डिज़ाइन करेंगे, अब डिलीवर करेंगे। बड़ा हमने सब कुछ रीडिज़ाइन किया है यहाँ पर। तो आइडिया है कि आपको टॉपिक, उसके इंपॉर्टेंट सब टॉपिक, ये बन गया आपका पार्ट ऑफ
कोर सब्जेक्ट्स जो आपको रिपीटेडली याद होने चाहिए, रिवाइज करने हैं आपने, और ये आप नींद में भी बता सको। बिकॉज अगर आप इन चीज़ों में उलझे रहे तो फिर आप ऊपर का जो फिनिशिंग टच है वो कैसे देंगे। तो ये फाउंडेशन है। मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ आएगा। फिर उसके बाद में होता है बच्चे, जो तीसरी चीज़ हमने करनी है, रीसेंट डेवलपमेंट्स। फॉर एग्जांपल मैं प्रीएम्बल की ही बात करूं तो रिसेंटली अभी क्या हुआ था, कुछ साल पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने 26 जनवरी को जो प्रिंट किया प्रीएम्बल, जो छापा, उन्होंने किया सो कॉल्ड ओरिजिनल प्रीएम्बल छाप दिया, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने हमें लिख के दिया था। लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने 1976 में अमेंडमेंट करके वर्ड डाले थे इसके अंदर, सेकुलर, सोशलिस्ट, वो वर्ड्स उसमें मिसिंग थे, तो एक कंट्रोवर्सी उठ गई उससे। तो आपको रीसेंट डेवलपमेंट कोई है तो आपको पता होनी चाहिए। मान लो अगर अभी मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, यही सिटीजनशिप टॉपिक होता तो सर्टेन थिंग्स यू मस्ट नो कि सिटीजनशिप का मतलब क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। दो चीज़ें, सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है, बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन हमें सिटीजनशिप कहाँ दी हुई है। तीसरी चीज़, सिटीजनशिप एक्वायर कैसे कर सकते हैं, सिटीजनशिप टर्मिनेट कैसे हो सकती है। टॉपिक होता आपका सिटीजनशिप, ये हो जाते हैं आपके सब टॉपिक। इतना तो आपको मस्ट पता होना चाहिए अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। ये वो चीज़ें जो आप नींद में भी बता दो, इसमें कुछ करंट एसोसिएटेड नहीं है। फिर तीसरी चीज़ आती है आपकी रीसेंट डेवलपमेंट। यहाँ पर जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, सेकेंड एग्जाम्पल कुड बी, अभी कुछ साल पहले यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि सेकुलरिज्म का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष, हिंदी में अगर आप बोलो, ना कि धर्म निरपेक्ष। डिफरेंट सेक्ट्स बने होते हैं ना एक ही धर्म में, तो बोलते हैं कि जैसे कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस सीएम ऑफ यूपी, वो बोल रहे हैं कि वो दो धर्म नहीं है, वो दो सेक्ट्स हैं, तो सेकुलरिज्म को डिफाइन करना चाहिए। तो रिसेंटली आपको पता है कि यार सेकुलरिज्म एज एन आइडिया, मान लो प्रीएम्बल में जहाँ लिखा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग मैं बोल रहा हूँ, नॉट हाइपोथेटिकली, दिस इट वाज एक्चुअली ट्रू इन दिस केस, कि यार प्रीएम्बल में सेकुलरिज्म का लिखना बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, न्यूज़ में रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ आईबी ने अलग से प्रिंट कर दिया। एक बहुत इंडिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज अगर मैं बोलूँ, लार्जेस्ट स्टेट के सीएम बोल रहे हैं इसको डिफाइन करो। इसके बारे में हमें अच्छे से तैयार करना है। फॉर एग्जाम्पल, जब सरकार थी मोरारजी देसाई की, तो वो अमेंडमेंट लेके आए थे कि हम सेकुलरिज्म को डिफाइन करें, बट दैट अमेंडमेंट कुड नॉट बी पास बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मेजॉरिटी इन राज्यसभा। पॉइंट मेरा है, तीसरी चीज़ आपको रीसेंट डेवलपमेंट पता होनी चाहिए। चौथी चीज़, प्रीवियस एंड पॉसिबल क्वेश्चंस। प्रीवियस क्वेश्चन जैसे अभी यूपीएससी में आया था, डिस्कस द एडजेक्टिव्स बिफोर द वर्ड रिपब्लिक इन द इंडियन प्रीएम्बल। व्हाट आर दोज वर्ड्स? सोशल, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो आपको सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, ये वर्ड्स के बारे में पता हो। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज टू व्हाट एक्सटेंट आर दे डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सिनेरियो। तो आपकी क्रिटिकल एनालिसिस स्किल स्ट्रांग हो। ये चार चीज़ें आपने कर ली, बस अब आराम से बैठ जाओ और इसी को रिवाइज करते रहो। किसी भी टॉपिक में, एंटायर जीएस2 में आपको ये चार चीज़ें करनी है कि मेन टॉपिक क्या है, उसके अंदर के सब पार्ट्स क्या हैं, रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हैं, और पॉसिबल एंड प्रीवियस क्वेश्चंस क्या हैं। दैट्स इट। ये जब आप करते रहते हो 6 मंथ्स, तो आपकी एक बन जाते हैं सेंट्रलाइज नोट्स। These notes are going to help you sail through the GS2। हम करते क्या है कि हम पढ़ते तो बहुत है बट ऑल ओवर द प्लेस। तो उसमें क्या होता है कि अभी हमारे पास कई बार टीचर्स आते हैं पढ़ाने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, तो सर मैं पॉलिटी पढ़ा दूंगा। मैं बोलता हूँ कि अच्छा आप बताइए थोड़ा फिस्कल फेडरलिज्म के बारे में। तो जो मुंह में आता है वो बोलते रहते हैं, एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर मिसिंग होता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि जो, और ऐसा नहीं है कि उनको आता नहीं है। My point is that even those who have appeared in UPSC multiple times, cleared UPSC mains multiple times, even those who know their subject, sometimes even they fail to put in various topics or subtopics into the right context. Structure बनाएंगे आप तो एग्जाम में 150 words, 200 words के आंसर्स हैं, you will be able to write them in a very graceful manner. This is very important. एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, पॉलिटी में ही हम देखेंगे, एक टॉपिक आएगा आपके पास, द यूनियन, आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4। अब आपको अगेन सबसे पहली चीज़ क्या बताओ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। बहुत सारी स्टेट्स ने मिलकर इंडिया बनाया कि इंडिया पहले था और उसने स्टेट्स बना दी। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से ऐड हुआ, इसका मीनिंग क्या है यूनियन का, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इंडिया अगर यूनियन है तो इससे क्या मतलब है, व्हाट डज दैट मीन।
तीसरा, इंडिया की फेडरलिज्म का क्या नेचर है, फेडरलिज्म क्या होता है, व्हाट इज़ क्वाज़ी फेडरल, व्हाट इज़ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, व्हाट इज़ कोर्सिव फेडरलिज्म, व्हाट इज़ बार्गेनिंग फेडरलिज्म एंड सो ऑन। नेचर, टाइप, ये सब आपको पता हो। फिर ये लिस्ट सिस्टम क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर यूनियन लॉ बना सकती है, स्टेट बना सकती है, सेंटर स्टेट रिलेशंस, अच्छे से आपको क्लैरिटी हो। दिस इज़ बेयर मिनिमम बट दिस इज़ द फाउंडेशन। ये एक ढांचा है जिसके ऊपर आपकी पूरी प्रिपरेशन टिकेगी। देन रिसेंट डेवलपमेंट्स, आपको पता है अभी 2 साल पहले 370 आर्टिकल को एब्रोगेट किया है, एक डेवलपमेंट थी। या फिर अभी ये जो 3 फार्म लॉज आए हैं उसमें पंजाब हरियाणा जो 2 स्टेट्स हैं स्पेशली, बट इन जनरल सो मेनी स्टेट्स आर सेइंग दैट ये लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं ला सकती थी, स्टेट के पास पावर होनी चाहिए, तो एक इशू बन गया। सिमिलरली किसी स्टेट्स में, कोई स्टेट में आफ्सपा लग जाता है, कोई स्टेट में गवर्नर बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे होते हैं और सीएम जो है वो डिस्कम्फर्ट में रहते हैं कि गवर्नर अपनी पावर्स को ओवररीच कर रहे हैं। कोई स्टेट में जो आईएएस मशीनरी है वो कॉपरेट नहीं कर रही होती स्टेट के साथ में। तो इस तरह से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यूनियन और जो स्टेट है उसके रिलेशनशिप में ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं, वो रीसेंट डेवलपमेंट आपको सारी पता होनी चाहिए। क्वेश्चंस भी ऐसे फ्रेम होते हैं। आज से 4 साल पहले यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि न्यू दिल्ली के सीएम और एलजी के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है, डू यू थिंक इट इज़ गोइंग टू सेट दिस प्रेसिडेंस की और पूरे इंडिया में ही गवर्नर्स और सीएम लड़ते रहेंगे? तो आपको रीसेंट डेवलपमेंट अच्छे से पता होनी चाहिए। इवन लक्षद्वीप का जो इशू चल रहा है आजकल फॉर दैट मैटर। तो पॉइंट क्या है कि आपको टॉपिक दिमाग में, सब टॉपिक्स कम पढ़ो चाहे, पर अच्छा पढ़ो और स्ट्रक्चर में पढ़ो, ठीक, सब टॉपिक्स। और उसके बाद में अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या पॉसिबल क्वेश्चंस, जैसे मैंने अभी आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताया, वैसे ही पॉसिबल क्वेश्चन क्या है कि शुड वी हैव लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर स्टेट्स इन इंडिया और शुड वी हैव लेसर नंबर ऑफ स्टेट्स विद लार्जर साइज। बाबा अंबेडकर जी बोलते थे, ठीक, BR अम्बेडकर जी की सम ऑफ द नॉर्दर्न स्टेट्स विल हैव टू बी रीऑर्गेनाइज्ड, बहुत बड़ी बड़ी बन गई हैं। ही वाज पॉसिबली रेफरिंग टू यूनाइटेड प्रोविंसेस, उत्तर प्रदेश वगैरह, ठीक। सिमिलरली यही लाल कृष्ण आडवाणी जी भी बोलते थे, ठीक, कि स्टेट्स जो हैं रीऑर्गेनाइज करके छोटी करनी चाहिए। रिसेंटली कमेटी ने भी बोला था। फिर दूसरा क्वेश्चन जैसे बन जाता है कि डू यू थिंक आर्टिकल 3 इज एसेंशियली यूनिटरी इन नेचर, नॉन फेडरल इन नेचर। इस तरह के आप कितने भी सवाल बना सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे। और जब आप रिसेंट डेवलपमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको खुद भी समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल फार्म लॉस का इशू चल रहा है, तो एक क्वेश्चन बनता है, देखो पुराने टाइमों में इंटरनेशनल बहुत सारी कंट्रीज जो थी उनके बीच में कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम बना लेते थे, यूनाइटेड नेशंस बन गए, IMF बन गया, वर्ल्ड बैंक बन गया। ये भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सब स्टेट्स के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस देती हैं, कुछ ट्रीटी साइन हो जाती हैं और सब स्टेट्स को, सब कंट्रीज़ को वो ट्रीटी को कंप्लाई करना पड़ता है। पर आज से 40-50 साल पहले यूजुअली ट्रीटीज़ किन चीज़ों के ऊपर होती थी? बॉर्डर डिस्प्यूट्स के ऊपर हो गई, इंटरनेशनल कोई भी इशू हो गया उसके ऊपर हो गई, रिफ्यूजीज़ के ऊपर हो गई, वॉर के ऊपर हो गई। ये चीज़ें अदरवाइज भी यूनियन गवर्नमेंट देखती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट देखती थी, जाकर ट्रीटी भी कराती थी और उसको अपनी कंट्री में कंप्लाई भी करवा देते थे। बट आजकल अगर आप देखो तो AC का टेम्परेचर कितना रखना चाहिए, 26 डिग्री, 25 डिग्री, 24 डिग्री, इसके ऊपर भी कोई इंटरनेशनल कोई डिक्टेशन आ जाती है। वाइल्ड लाइफ, वाटर, एयर, इलेक्ट्रिसिटी, पुलिसिंग, एग्रीकल्चर, लॉ एंड ऑर्डर, यू टॉक अबाउट एनीथिंग एंड यू विल फाइंड या तो हमने कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाया हुआ है या कोई ना कोई ट्रीटी हुई है जिस पे इंडिया साइन करके आया हुआ है और सभी कंट्रीज़ ने की है। तो उससे क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, मान लो इसकी आप बात कर लेते हैं हम WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में प्रेशर है इंडिया के ऊपर, कनाडा से, USA से, UK से प्रेशर है कि आप अपनी कंट्री में एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज कीजिए। आप बहुत ज़्यादा MSP जो है वो देते हैं, आपकी स्टेट इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है। आप जस्टिन ट्रूडो की पॉपुलर स्टेटमेंट से मत जाइए, उसी की कंट्री इतना ज़्यादा इंडिया को बोलती रहती है कि आप अपने एग्रीकल्चर में प्राइवेट एंट्री करवाइए, वो कुछ भी बोलते रहे वहाँ पर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि चलो हम ऐसा कर देते हैं, हमारे ऊपर एक इंटरनेशनल प्रेशर भी है, इन एडिशन टू सो मेनी अदर थिंग्स। अब क्या होगा, ऐसा करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव टू इंटरफेयर इन अदरवाइज दोज एरियाज जो स्टेट के कंट्रोल में है।
स्टेट के पास उसका राइट है लॉ बनाने का, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, इश्यूज हो जाएंगे। तो आपको एक क्वेश्चन बन सकता है यही कि टू व्हाट एक्सटेंट गिवन दिस कॉन्टेक्स्ट, टू व्हाट एक्सटेंट इज इट फेयर फॉर द यूनियन गवर्नमेंट टू इंटरफेयर इन द अदरवाइज स्टेट सब्जेक्ट्स, डिस्कस। तो पॉसिबल क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन क्या है, आपको ये करने हैं, ठीक। आप समझ पा रहे हैं स्ट्रक्चर क्या है कि एक टॉपिक हम आपको इसी तरीके से पढ़ाएंगे, पर आपको खुद भी वैसे ही पढ़ना है। हमारे पढ़ाने से अगर बात बनती होती तो फिर तो सभी का हो जाए, वो इट टेक्स टू टू टैंगो। आप उसको समझेंगे वैसे, आप अपनी प्रिपरेशन को भी उसी तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे कि टॉपिक, सब टॉपिक, रीसेंट डेवलपमेंट्स, पॉसिबल क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये मैंने किए हुए हैं। ये मेरा टॉपिक कंप्लीट। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता रहता हूँ, रीसेंट डेवलपमेंट जो भी होती है मैं रीसेंट डेवलपमेंट वाले पेजेस में ऐड करता रहता हूँ, एंड दिस इज इट। इस तरह से आप इन फ्यू मंथ्स ओनली यू विल सी कि आपको उनसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से आता है जो 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं। अदरवाइज अंधेरे में तलवार चलाने का कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं आपको कोई और एग्जांपल देता हूँ, लेट्स टेक इंडिया यूएसए फॉर एग्जांपल, ठीक। इंडिया और यूएसए के हमने रिलेशंस पढ़ने हैं, तो ये नहीं कि अभी कोई मीट हुई थी बस पढ़ ली, कुछ और पढ़ लिया, 2 चीज़ें पापा ने बताई थी, 3 चीज़ें किसी किताब में पढ़ ली थी, ऐसे नहीं। एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़िए। फॉर एग्जांपल सबसे पहले पढ़िए एक्चुअल हमारे ऑफिशियल रिलेशंस क्या है। पहली चीज़ ऑफिशियल रिलेशंस क्या है, हम आपको ऐसे ही पढ़ाएंगे, ऐसे ही नोट्स भी देंगे, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, ओके। फिर ऑफिशियल रिलेशन तो बहुत होते हैं, लोग ऑफिशियली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, पर यू नो दे आर ऑल्सो लाइक रोमिंग अराउंड, पीपल आर हस्बैंड वाइफ ऑफिशियली बट ऑल्सो लाइक एंड देन सो ऑन। तो दूसरी चीज़ क्या है कि एक्चुअल रिलेशंस कैसे हैं ऑफिशियल के बाद, ठीक। तीसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए ओवरऑल कि रिलेशनशिप में कंटिन्यूटी है, चेंज है, क्या हुआ है, रिलेशनशिप का एवोल्यूशन क्या है। क्या ऐसा हुआ है कि शुरू में तो इंडिया यूएसए के रिलेशन अच्छे थे, ठीक, कॉपरेशन भी था, कॉन्फ्लिक्ट भी था, बाद में बस कॉन्फ्लिक्ट ही रह गया, फिर दोबारा कॉपरेशन वापस आ गया और फिर बेस्ट बडीज बन गए, क्या हुआ, इवॉल्व कैसे हुए। अब समबडी माइट फील कि यार इस तरह का क्वेश्चन तो लेकिन पेपर में आता नहीं, बिल्कुल सही बात है। आपको अभी तक इस तरह के क्वेश्चन नहीं आए हैं कि ट्रेस करो इंडिया और यूएसए के रिलेशन, बट जिसको ये क्लैरिटी होती है वो बच्चा जब 150 वर्ड लिखता है उस टॉपिक पे जो न्यूज़ में रह रहा है वो पढ़ के पता लग जाता है कि सुपरफिशियल ऊपर से नहीं पढ़ा हुआ, एक प्रोफंडिटी है, एक इंसाइट, एक विजडम, एक डेप्थ है इस आंसर में। वो आपको कैसे आएगी, इस तरह से। एवोल्यूशन पढ़ा, फिर मान लीजिए अभी मैं इंडिया यूएसए की बात कर रहा हूँ, चलो जी अब आपको पता लग गया, 2-3 स्टेजेस भी पता लग गई, क्लैरिटी हो गई। नाउ मेजर इश्यूज, 4th चीज़ मैंने ये पढ़ी इंडिया यूएसए में। मेजर इश्यूज को भी फिर एक स्ट्रक्चर देना है, ठीक। मान लीजिए हमारा हो गया न्यूक्लियर रिलेटेड इश्यूज, जो है हमारे न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड, इनसे डील हुई है। जो कोई और इशू है जैसे टोटलाइजेशन इशू। टोटलाइजेशन इशू क्या है, जो इंडियन लोग वहाँ पर जाकर काम करते हैं तो उनका जो टैक्स कटता है फिर वो लोग वापस आ जाते हैं और वो जो कटा हुआ टैक्स है वो अपने पास ही रख लेते हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर इंडिया वांटेड बैक। फिर इसके बाद हमने किया डिफेंस रिलेशन फॉर एग्जांपल, तो जैसे मान लो न्यूक्लियर रिलेशंस हमें समझ आ गया, सिविल न्यूक्लियर डील हमने कर लिया, टोटलाइजेशन इशू कर लिया, डिफेंस रिलेशंस हमने अच्छे से कर लिए कि कैसे यूएस एंड इंडिया का जो है डिफेंस रिलेशन वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। फिर उसके बाद में आपने कर दिया आईटी सेक्टर को अच्छे से डिस्कस किया, फार्मा सेक्टर के रिलेशंस अच्छे से किए। फिर हमने लेट्स टेक ये जो हम विज़ावी चाइना जो इंडिया और यूएसए के रिलेशन डेवलप हो रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो आपने मतलब क्या किया, एक प्रॉपर प्रिपरेशन को इंडिया यूएसए के रिलेशंस में। ये नहीं है कि किसी ने इंडिया यूएसए रिलेशन बोला आप बस बोलने लगे क्लाउड्स एक्ट, काटसा, दिस दैट, नहीं। एक स्ट्रक्चर देना बहुत ज़रूरी है कि हिस्टोरिकली ऐसे रिलेशन है, ऑफिशियली ऐसे हैं, एक्चुअल में ये हो रहा है, एंड देन मेजर स्कॉलर्स का ये बोलना है, मेजर इश्यूज़ ये हैं, बात हो गई ख़त्म। और फिर जो भी न्यूज़पेपर में आ रहा है उसको राइट जगह प्लेस कर दीजिए। लेट्स टेक इंडिया और यूएसए के बीच में कोई डिफेंस डील होती है तो डिफेंस रिलेशंस में हम प्लेस कर देंगे। इंडिया और यूएसए के सिविल न्यूक्लियर डील से रिलेटेड कोई डेवलपमेंट होती है हम वहाँ प्लेस कर देंगे, सो दैट कि हमारे पास एक स्ट्रीमलाइंड प्रिपरेशन हो। तो स्ट्रैटेजी मुझे जब बोला गया कि बनाई जाए तो मेरे को यही था कि सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूं कि कैसे पढ़ना है। तो आई होप आपको थोड़ा सा ये क्लियर हुआ है कि एक टॉपिक,
उसके अंदर के एसेंशियल टॉपिक्स, सुपर टॉपिक, सब टॉपिक्स, रीसेंट डेवलपमेंट्स एंड पॉसिबल जो है क्वेश्चंस एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इतने में आपकी मेंस की तैयारी और प्रीलिम्स की तैयारी साथ साथ अच्छी हो जाती है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो आते हैं यूपीएससी में आजकल एक्सपेक्ट किया जाता है दैट यू शुड बी एबल टू रीड बिटवीन द लाइंस। अभी मैं आपको एक दो सवाल दिखाऊंगा तो वो आपको अच्छे से समझ आने चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि सिलेबस क्या है एग्ज़ाम का, तो वो आपसे शेयर भी किया जाएगा। आपसे जो प्रोस्पेक्टस शेयर हुआ है उसमें, जो बच्चे भी इस कोर्स में हैं उनसे प्रोस्पेक्टस शेयर हुआ होगा तो उसमें ये दिया हुआ है सिलेबस। अदरवाइज 3 पार्ट्स में आप सिलेबस को डिवाइड कर सकते हैं। ये मैंने एक ब्लैक कलर से लिखा है, एक रेड कलर से और एक ब्लू कलर से। क्या है वो 3 पार्ट्स? पॉलिटी प्लस गवर्नेंस प्लस IR। ये तीनों पार्ट्स को अगर हम मिला लें तो हमारा बनता है GS2। और प्रीलिम्स में भी तीनों के ऊपर सवाल आते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नेंस पे जो अभी 4 अक्टूबर 2020 को 4 अक्टूबर 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें गवर्नेंस रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे। फॉर एग्जांपल MP लैड जो फंड होता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर सवाल था। फिर 1-2 और क्वेश्चन थे जो अभी राइट नाउ कांट रिकॉल। पॉलिटी के ऊपर इस सब को मिला के तकरीबन 20-21 सवाल थे प्रीलिम्स में। IR के ऊपर भी क्वेश्चन आने लगे हैं एंड गॉन आर द डेज जब IR के ऊपर प्रीलिम्स में सिर्फ लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते थे कि स्वात वैली किधर है, ये गोलन हाइट्स कहाँ है। इस तरह के क्वेश्चन नहीं आ रहे। सवाल आ रहे हैं IAEA के ऑपरेशन के ऊपर, इंडिया USA की सिविल न्यूक्लियर डील की निटिग्रिटीज़ के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन जो है अगेंस्ट केमिकल वेपन्स वो जो हमने अभी किया भी था रिसेंटली, तो उन चीज़ों के ऊपर सवाल आ रहे हैं। तो अपने को ये समझना है कि इन तीनों को अगर हम मिला लें तो तकरीबन 25+ क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि प्रीलिम्स में आउट ऑफ 100 यहाँ से आएंगे। और ये वाले 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन लो हैंगिंग फ्रूट है। इनको अगर आप हमारे साथ अच्छे से कर लेंगे तो आपके प्रीलिम्स में ये हर सीरियस एस्पिरेंट जो है, अच्छा एस्पिरेंट है, उसके ठीक होते हैं इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन। तो सिलेबस अदरवाइज क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑल द वे टू जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स होती हैं। तो सारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल से लेकर 395 आर्टिकल तक, इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बनने से लेकर आर्टिकल 395 तक क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपको इंडिया के बनने से पहले जो चार्टर एक्ट्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के इंडियन काउंसिल एक्ट्स थे उनमें से भी आते हैं, वो आपको भरसर हिस्ट्री में कवर करवाएंगे। देन उसके बाद कुछ टॉपिक्स ऐड किए गए हैं सिलेबस में, जैसे कि प्रेशर ग्रुप्स है, ROPA है, कंपैरिजन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड सो ऑन। तो वो सब क्वेश्चन जो हैं वो भी हम आपको संजीव सर करवाएंगे बहुत डिटेल में, तो वो आपको उतना सफिशिएंट रहेगा। आई होप एंड इनफैक्ट मैं चाहता हूं कि जो सिलेबस है स्पेशली वो स्टूडेंट्स, इनफैक्ट वही स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं जो 2022 या 23 में UPSC देंगे। कंटेंट से पहले आपको सिलेबस एकदम याद होना चाहिए एवरी टाइम, बिकॉज आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं जब, या आप कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, या अदरवाइज ही किसी का स्कॉलरली लेक्चर देख रहे हैं, कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, कोई डिस्कशन डिबेट हो रही है, कोई राज्यसभा न्यूज़ या कोई TV डिस्कशन डिबेट देख रहे हैं आप। सो उस डिबेट, उस डिस्कशन से, उस न्यूज़पेपर एडिटोरियल से टेक अवे पॉइंट क्या है और इसको मैंने एग्ज़ाम के सिलेबस के किस जगह पे फिट करना है, ये आपको तभी क्लैरिटी होगी जब आपको सिलेबस की क्लैरिटी है। तो ओरिएंटेशन क्लासेस रखने का पॉइंट ये था कि एक बार आपको क्लैरिटी तो हो कि हमने पढ़ना क्या है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिटीजन चार्टर्स क्या है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल मेजर्स क्या हैं हमारी कंट्री में जो हमें चाहिए गवर्नेंस को लेकर। इसका फ़ायदा क्या है? मान लो आप अदरवाइज कुछ कहीं ट्रैवल कर रहे थे, आप कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, हमने लेक्चर में नहीं पढ़ाया पर आपने देखा कि किसी स्टेट गवर्नमेंट ने CM हेल्पलाइन चलाई है, उस CM हेल्पलाइन पे लोग कॉल कर सकते हैं और जब लोग कॉल करते हैं तो विद इन स्टिपुलेटेड टाइम लोगों को उसका रिप्लाई आता है। नाउ दिस इज समथिंग जो लेट्स से हमने नहीं पढ़ाया आपको, लेकिन हुआ तो है कंट्री में। आपको लग रहा है एक अच्छा एग्जाम्पल है अकाउंटेबल गवर्नेंस का, एग्जाम में मैं लिख के आ सकता हूँ कि CM हेल्पलाइंस बन सकती हैं, इस तरह की हेल्पलाइंस बन सकती हैं वेयर इन सिटीजन्स कैन कॉल एंड से कि यार हमारे एरिया में या इधर ये वाली प्रॉब्लम है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो वो आपको कब समझ आएगा कि इसको मैंने किस तरह से यूज़ करना है, जब आपको सिलेबस की बिल्कुल क्लैरिटी होगी। हम आपको पूरा उसी के अकॉर्डिंगली आपको लेक्चर डिलीवर करेंगे, लेकिन वो आपको समझ आए इसके लिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। नाउ पढ़ना क्या है? बुक्स,
यार देखो, अब इसमें क्या है कि सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप एनसीईआरटीज़ तो पढ़ लो। एनसीईआरटीज़ अगर आप नहीं पढ़ोगे, कोर्स लगा लोगे तो भी चल जाएगा, बट मुझे लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ने से एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि एक बेसिक मेरा जो है बिल्कुल फाउंडेशन लेवल से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है। दूसरा ना, ये बुक है एम लक्ष्मीकांत। यूजुअली बच्चे ये बुक रेकमेंड की जाती है और पढ़ी जाती है। मेरे हिसाब से ये बुक जो है ये बहुत अच्छी बुक है फॉर प्रीलिम्स ओनली। GS2 नहीं आपका इस बुक से होता। द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग फ्रेम्ड, अब जैसे यही लगा लो लक्षद्वीप में जो इशू चल रहा है, या फिर 3 फार्म लॉज आ गए, तो आपको क्वेश्चन ही इस तरह से फ्रेम कर देते हैं कि टू व्हाट एक्सटेंट इज इट लाइक वाइज और वाइबल और जस्टिफाइड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट टू इंटरफेयर इन दी स्टेट डोमेन। अब ये इस तरह के सवाल ना इस तरह की किताब ये क्लेम करती कि हमसे सॉल्व हो जाएगा, ना हो सकता। इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट इस तरह की किताब थोड़ा लिखना भी मुश्किल है क्योंकि ये तो डायनेमिक सी चीज़ें हैं, बट एनालिसिस नहीं इस बुक से होता। तो वो बच्चे जो बच्चों को पॉलिटी डिफ़िकल्ट लगे, बेसिक पॉलिटी क्लियर नहीं हो रही, तो वो बच्चे इस बुक को पढ़ सकते हैं। ये प्रीलिम्स के लिए एक रीज़नेबल किताब है, आपको छोटा सीधा सीधा आपको बताया होता है। अदरवाइज़ इस बुक के लिए भी हमने एक चीज़ तो की है कि बहुत मोटी हो गई है बुक ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स। पिछले आज से 8-9 साल पहले वाला जो वर्जन था वो काफ़ी पतला था कंपेयर टू जितनी मोटी अब बुक हो गई है। हो क्या जाता है, एक क्वेश्चन आ गया मान लो एक दिन यूपीएससी में PIL के ऊपर, अगले साल एक चैप्टर ऐड हो जाता है PIL का। एक क्वेश्चन किसी साल आ गया मान लो MP लैट स्कीम के ऊपर, अगले साल एक चैप्टर ऐड हो जाता है MP लैट का। तो ये मैं देख रहा था कि इस वर्जन के ऊपर भी लिखा हुआ था कि 6 न्यू चैप्टर्स एडेड एंड सो ऑन। तो बहुत बल्कि बुक हो गई है। मेरे हिसाब से जो मैं आपको नोट्स दूंगा प्रीलिम्स के लिए वो सफिशिएंट रहेंगे, उससे बहुत कम है। इसमें से हमने जो भी सुपरफ्लुअस या रेपिटेटिव चीज़ें थी वो निकाल के काफ़ी आपको कंसाइज सी चीज़ें डॉक्यूमेंट दे देना है, तो दैट शुड बी सफिशिएंट। अदरवाइज वो बच्चे जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल भी रखना चाह रहे हैं, वो तो चुपचाप ये किताब अपना, ये उनके लिए जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल भी रखना चाह रहे हैं वो तो ये किताब पढ़ लेना, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, BL फादिया की आपको वैसे भी पढ़नी है पेपर 2 पार्ट 1 के लिए। वो बच्चे जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल नहीं ले रहे और इसकी तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी की 2022-23 में, आई वुड सजेस्ट कि आप इसको एक बार कसरी रीड अगर देनी होगी तो दे लेना, नहीं तो नोट्स एंड लेक्चर शुड बी सफिशिएंट। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना आप इस किताब से सीखेंगे उतना आप नोट्स और लेक्चर से भी सीख जाएंगे, एक ही बात है, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट GS2 उतने से भी आपको आता होगा, आपके अच्छे आंसर्स नहीं होंगे। वो कैसे होंगे, कुछ चीज़ें ओवर एंड अबव हैं जो आपको पढ़नी है, पूरा साल पढ़नी है, चाहे हम उनको लेक्चर्स में भी कवर कर रहे हैं तो भी करनी है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपकी एक विजडम डेवलप होती है, एक लिखने का तरीका डेवलप होता है। यूपीएससी में किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करनी है, किस तरह से मुझे अपने आंसर को फ्रेम करना है, मल्टीपल एनालिसिस कैसे करनी है, मल्टीपल व्यू पॉइंट कैसे लिखना है। अब हमारा भी कोई पेटेंट तो है नहीं, या हम यहाँ पे ऐसे तो है नहीं कि जो दुनिया में सीखने और पढ़ने लायक था हमें सब आता है। कई बार क्या होगा, हम आपको 2-3-4 अच्छे पर्सपेक्टिव बता पाएंगे, लेकिन हो सकता है किसी वेबसाइट पर, किसी जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, कोई वेबसाइट, कोई मैगजीन में कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव हों जो शायद हमसे मिस हो जाएं। तो आप वो करेंगे तो आपकी एक होलसम तैयारी होगी। तो एक तो ना आप ये PRSindia.org वेबसाइट है, आप इसको रेगुलरली विजिट कीजिए और इस वेबसाइट को भी आप तैयार कर लीजिए, PRSindia.org। दिस इज़ वन ऑफ द वेबसाइट्स दैट आई रेकमेंड फॉर GS2। इसमें क्या होता है कि जो भी रिसेंट लॉज आ रहे होते हैं, जो भी हमारी कंट्री में पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही होती है, वो इसमें बहुत अच्छे से डिस्कस की होती है। फॉर एग्जांपल आपको ये शक्ति क्रिमिनल लॉ है 2020 महाराष्ट्र में आ रहा है, एक पेज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक। मॉडल टेनेंसी एक्ट है 2021, अब ये सब आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलता, तो ये भी जो है सफिशेंट है। एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज ऑर्डिनेंसेस और इस तरह की चीज़ें। तो एक तो आप PRSindia.org पढ़िए पूरा साल। दूसरा, आप इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू, ये न्यूज़पेपर आप पूरा साल ज़रूर पढ़िए। इसके बिना हम तो आपको सिविल सर्विसेज का पेपर नहीं क्लियर करवा सकते। हमारी यहाँ पर
कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है कि वो बच्चा जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। आई गेट इट, अगर आप हफ्ते में 2 दिन नहीं पढ़ पाया, 5 दिन पढ़ लो, 4 दिन पढ़ लो, पर किसी ने पूरा साल न्यूज़पेपर को हाथ नहीं लगाया, तो हम उनको क्लियरली बताना चाहते हैं कि हम आपको इस एग्ज़ाम में मतलब हम आपको पढ़ा ही नहीं सकेंगे। बिकॉज हमने ना क्या किया बच्चे, इस बार से हमने कोर्सेज सेग्रीगेट किए हैं। फाउंडेशन कोर्स अलग है, IAS 2022 का कोर्स अलग है। तो IAS 2022 के कोर्स में हमारा कंटेंट थोड़ा हाई रहने वाला है, जितना हमने अभी तक पढ़ाया है। अब अगर बच्चा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा, हम उसको कैसे पढ़ा दें वो चीज़ें? क्लियर? और इसी लेवल का पेपर में भी आता है UPSC में, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का, तभी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रेस्टिजियस एग्जाम्स इन इंडिया है। आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िए। उससे एक चीज़ और होती है, जब आप पूरा साल अखबार पढ़ते हैं और आप पेपर देने बैठते हैं, आपने किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से सारा GS किया है, करंट अफेयर्स किए हैं, टेस्ट दिए हैं पूरा साल, प्रीलिम्स के, मेंस के, आंसर्स रिव्यू हुए हैं, अच्छे बच्चे हैं उस इंस्टीट्यूट में, 50-100 ऐसे बच्चे हैं जो रैंक्स निकाल सकते हैं, एंड ओवर एंड अबव आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है। अब आप जब पेपर देने बैठते हैं, अगर आपको डिफ़िकल्ट लगता है पेपर, तो आपको पता होता है कि मुझे नहीं डिफ़िकल्ट लग रहा, ये पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट है। पेपर में आप कॉन्फिडेंस से देख पाते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत, मैंने कभी सुना भी नहीं इस क्वेश्चन के बारे में, तो सीरियस एस्पिरेंट्स ने शायद इस क्वेश्चन के बारे में नहीं सुना होगा, इसको मैं स्किप कर सकता हूँ, नेगेटिव मार्किंग मेरे को नहीं करवानी यहाँ पे। पर ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपने अच्छे से तैयारी की हुई है, जब मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मैंने न्यूज़पेपर ही नहीं खोला, मैंने किसी भी एक इंस्टीट्यूशन या किसी भी एक वेबसाइट के करंट अफेयर्स के नोट्स कर लिए बस पढ़ के, उन्होंने समरी बना के दे दी मंथली, पहले मैंने वो नहीं पढ़ी, फिर मैंने उनकी भी ईयरली 420 डेज़, 360 डेज़, 590 डेज़, ये सब पढ़ लिया। उसमें कोई बुराई नहीं है, पर सिर्फ वही पढ़ा है तो मेरे को कॉन्फिडेंस तो नहीं आ रहा पेपर देते हुए। मुझे लग रहा है कि आप मैंने ना सुना हो, बाकी सबको आता हो। सो वी आर नॉट गोइंग टू रिलाई ऑन दीज बुकलेट्स बाय वेरियस इंस्टीट्यूट्स, एसेंशियली इंक्लूडिंग CBL, द वन दैट लाइक आई एम रिप्रेजेंटिंग। हम आपको नोट्स दे देते हैं करंट अफेयर्स के, पर आपको ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, इससे बहुत विजडम डेवलप होती है। ठीक, हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो आप, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, नोट्स नहीं बनाओ। नोट्स के लिए सारा लेबर का काम करने के लिए हम सब स्लेव्स हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको हर चीज़ की समरी देंगे। क्लियर? तो एक आप ये पढ़िए, और वैसे भी आप IAS बनना चाह रहे हैं, एक अच्छा IAS, एक स्मार्ट IAS जिसका एक सिंगल डिजिट रैंक आए, वो पढ़ने से परहेज थोड़ी करेगा। यू शुड बी एम्ब्रेसिंग दिस थिंग, यू शुड लुक फॉरवर्ड टू लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर एवरी डे। सो फर्स्ट थिंग इज दैट द लेक्चर्स एंड नोट्स, वो आपको पूरा का पूरा आपको स्ट्रक्चर दे देंगे GS2 का, जो हम आपको पढ़ाएंगे। तकरीबन आपके 25 to 30 लेक्चर्स होंगे पॉलिटी के, 15 लेक्चर्स होंगे IR के, और 15 लेक्चर होंगे गवर्नेंस के। तो 2.5 महीने में आपका पूरा GS2 जो है अच्छे से कवर हो जाएगा, इंक्लूडिंग टॉपिक, सब टॉपिक्स, और जो हमने आपको करवाए होंगे ये रिसेंट डेवलपमेंट्स एंड प्रीवियस ईयर एंड पॉसिबल क्वेश्चंस। इतने में आपका हो गया। पैरेलली आप सारा साल अब PRS इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, कोई भी एक न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं, एनी वन ऑफ देम। ठीक, ये पढ़ते रहिए। जो बच्चे 2023 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनको मैं रेकमेंड करूंगा कि बिकॉज यू हैव टाइम एंड एवरीथिंग, आप ये मैगजीन भी पढ़ लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर और फ्रंटलाइन मैगजीन। ये मुझे अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि GS2 में आपको बहुत हेल्प करती है, essay में हेल्प करती है, पेपर 4 में हेल्प करती है। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, या जिन्होंने बहुत कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, जिनको ऑलरेडी बहुत लिखने की आदत नहीं है, एक्सप्रेशन उतना अच्छा नहीं है, ठीक, उनको बहुत अच्छा एक्सप्रेशन डेवलप होता है इस मैगजीन से, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। एक चीज़ मैं जो और चाहता हूँ कि आप पढ़ें, ये सब चीज़ें जो हैं पूरा साल पढ़ने वाली है, ये है योजना मैगजीन। अब यार इसमें एक चीज़ है, मैं बहुत बार देखता हूँ तकरीबन सब लोग एक चीज़ कर रहे होते हैं, वो क्या है, योजना की समरी। ठीक, इंस्टीट्यूट्स भी चेस्ट थम्पिंग कर रहे होते हैं कि हम आपको योजना की समरी करवा रहे हैं, और बच्चे भी योजना मैगजीन के बजाय योजना समरी पढ़ रहे होते हैं। अब वो स्टूडेंट, वो एस्पिरेंट जिसका 3rd अटेम्प्ट है, 4th अटेम्प्ट है, 5th अटेम्प्ट है, वो अगर योजना की समरी ढूंढ रहा है तो समझ आता है। उन लोगों ने 2-3 साल योजना पढ़ ली है, उनको लगता है कि यार इस बार की बस मुझे समरी बता दो, मुझे मोटा मोटा जानना है कि क्या कोई इंपॉर्टेंट स्कीम अगर योजना में आई है, या कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगर योजना में आया है। जो नए बच्चे हैं उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो 2022 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे, 2023 में जो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे या सेकंड अटेम्प्ट देंगे,
ये महीने में एक बार मैगजीन आती है, लेट्स से 8 आर्टिकल्स हैं इसके अंदर, एक आर्टिकल पढ़ने में आपके 10 मिनट्स लगते हैं। पूरे महीने में आपको दिन में ये 10, पूरे महीने में सिर्फ एक हफ्ता आपको 10 मिनट डेली पढ़ना था। क्या आपको सिर्फ यही 10 मिनट बचाने हैं प्रिपरेशन में? अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं, आप इसको एटलीस्ट कर्सरी रीड दे दीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, समरीज मिल जाएंगी। अगेन वो समरीज आपको ये हेल्प करेंगे कि आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, आपके 4 घंटे उसको अंडरलाइन करके हेडिंग सब हेडिंग ये सब बनाने में नहीं लगेंगे। जब आप ये चीज़ें पढ़ते हैं, आप सबकॉन्शियसली बहुत ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करते हैं। आपको एक जो बोलते हैं ना कि एक आपकी लर्निंग इन्हांस होती है, चीज़ों को आप कंटेम्पलेट कर पाते हैं क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। ये जो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन से हम डे 1 से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, इससे आपका एसए नहीं अच्छा होता, GS 4 में आप अच्छा नहीं लिख के आते, GS 1 2 3 4 में फॉर दैट मैटर, आप ऑप्शनल में ओवरऑल आप अच्छा नहीं लिख के आ पाते हो। जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था वही वाला केस, जो हम आपसे यूनियन बता रहा था कि मैं कैसे पढूं। मेरा पॉइंट ये है कि आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है, क्या आपको विजन क्लियर है, क्या आप इस तरह से तैयारी कर रहे हैं कि आपका प्रीलिम्स हो जाए प्लस मेंस हो जाए प्लस इंटरव्यू हो जाए, तीनों में बहुत अच्छे मार्क्स आए? क्या आपकी प्रिपरेशन इस तरह की है कि आपका इन 3 चीज़ों में सही हो जाए? ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे गलतियाँ होती हैं जो नए बच्चे होते हैं तैयारी करने की। कोई भी इम्यून नहीं है। क्या हो जाता है, हमें पता ही नहीं लगता कि कब हमारा प्रिपरेशन का जो फोकस है वो किस चीज़ पे हो जाता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के ऊपर। इंफॉर्मेशन गैदरिंग के ऊपर हम बस फोकस हमारा वहीं होता रहता है। बहुत कुछ पता होता है, मार्क्स फिर भी नहीं आते। ये चीज़ें हैं जो आपको मतलब ऑफ कोर्स सीखनी है, इसको आपने बेटर करना है। लाइक आई सेड अर्लियर, कोई हमारा पेटेंट नहीं है। जो सही चीज़ है, जो लॉजिकल चीज़ है, अगर आपको लॉजिकल लग रही है तो आपने फॉलो करनी है, इलॉजिकल लग रही है तो नहीं फॉलो करनी। पॉइंट ये है कि आपको ये फोकस हो गया यार मेरे को IAS बनना है। प्रीलिम्स में मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं पास्ट ईयर पेपर उठा के देखूँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक। मेंस में मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ब्रॉडर होराइजन के। एक क्वेश्चन आ जाता है गवर्नर के ऊपर, CM और गवर्नर के रिलेशन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन क्या आ जाता है उसी पेपर में, GS 2 में, इंडियन यूनिवर्सिटीज आर चर्निंग आउट ग्रेजुएट्स फॉर द जॉब मार्केट, दे एंड नॉट नेसेसरली रिसर्चर्स हु कैन इन्वेंट थिंग्स, क्रिटिकली एनालाइज। एक सवाल मुझे आ रहा है कि CM साहब और गवर्नर साहब लड़ रहे हैं, क्या पूरी इंडिया में होने वाला है? दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ बस ग्रेजुएट्स को चर्न आउट करी जा रही हैं जो जॉब मार्केट के लिए तैयार है, पर रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है इंडियन स्टडीज़। इस चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज कीजिए। तो वाइडर डोमेन है, वो मैं क्या कर पाऊँगा सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ के, या बिना न्यूज़पेपर पढ़े, बिना PRS इंडिया पढ़े, या बिना ओवरऑल मतलब ब्रॉडर सब्जेक्ट्स पढ़े। तीसरी चीज़ इंटरव्यू। आपको मान लिया कभी नहीं पूछेंगे प्रीलिम्स में, मान लिया नहीं पूछेंगे कभी प्रीलिम्स में कि यार आप ये बताइए कि सेकुलरिज्म वर्ड का क्या करना है प्रीएम्बल में। मेंस में भी नहीं पूछेंगे। मेंस में आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि माइनॉरिटीज़ आर दी कस्टोडियन ऑफ सेकुलरिज्म, डिस्कस, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। या व्हाट कैन फ्रेंच वर्जन ऑफ सेकुलरिज्म लर्न फ्रॉम इंडियन वर्जन ऑफ सेकुलरिज्म। बट आपको इंटरव्यू में तो पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते? वो बोलेंगे कि यार हैव यू बीन रीडिंग न्यूज़पेपर लेटली, आप बोलेंगे जी सर। वो बोलेंगे कि व्हाट इज़ योर टेक ऑन रिसेंटली लाइक दिस स्टेटमेंट बाय ब्ला 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 हु सेड दैट वी शुड डिफाइन सेकुलरिज्म। तब आप क्या बोलेंगे कि सर मैंने लक्ष्मीकांत ही पढ़ी है, बस मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा था। उस दिन आप मतलब आपका एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव डेवलप होना चाहिए। हमें जो तैयारी करनी है, अगेन सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसने गैदर कर रखी है, इस चीज़ की तैयारी नहीं करनी। हमें तो IAS IPS ये बनना है, और इस चीज़ के लिए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस अच्छे से करनी है। क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, ये कुछ क्वेश्चन ऑफ कोर्स हम आपको मॉड्यूल में सब करवाएंगे। जैसे प्रीलिम्स में आपको इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, 2 ऑप्शंस हो सकती हैं और मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जैसे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वेकेट हिज ऑफिस इफ ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ असेंबली। Whenever legislative assembly is dissolved, speaker shall vacate his office immediately. आपको ऑप्शन से
उसको मार्क करना है, करेक्ट इनकरेक्ट क्या पूछा है उस हिसाब से। तो इस मॉड्यूल में आपके साथ अगले 1 साल में पॉलिटी के आई इंटेंड टू कवर अबाउट 500 MCQs डिफरेंट टाइम्स में थ्रू टेस्ट एंड एवरीथिंग। हर वीक आपका, हर मंथ आपका प्रीलिम्स और मेंस का टेस्ट तो होगा ही, तो उससे आपको ये आई होप कि आपको कुछ एक MCQ सॉल्विंग टेक्निक भी आपकी अच्छी डेवलप होगी। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये भी इस बार क्वेश्चन आया था कि राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर्स विद लोकसभा इन मैटर ऑफ क्रिएटिंग ऑल इंडिया सर्विसेज, अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट, मेकिंग कट मोशंस। तो ये सब चीज़ें जो हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेटेड अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, टू फ्रीडम, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू इक्वालिटी एंड सो ऑन। इसी तरह से आपको, सो यू सी, जैसे यही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज द वन इन विच ब्ला 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 ब्ला। पॉइंट क्या है बच्चे, फिर दोबारा घूम फिर के, कि होता क्या है कि ये साइकिल चलाने का पेपर है। साइकिल चलाने का मतलब क्या है, डेली आपको अपने पेडल लगाते रहना है, पढ़ाई करते रहना है, कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना है। हम क्या करते हैं, हम जहाज़ उड़ाने की बात करते रहते हैं, ठीक। तो ये नहीं करना है, अच्छा पढ़ो, लेस इज़ मोर, अच्छा पढ़ो, स्टैंडर्ड का पढ़ो, अच्छी बुक्स पढ़ो, ठीक। हम आपसे शेयर करते रहेंगे, अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छे नोट्स पढ़ो, उसको रिवाइज करो, रिवीजन की रहेगा आपका। मेरे हिसाब से इंक्रीजिंगली ऐसा होता है कि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में, एंड आई फॉरगॉट, मुझे लगा ये वीडियो यूट्यूब पे जा रही है, अदरवाइज़ आप तो अब हमारे इनरोल्ड स्टूडेंट ही हैं, तो आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में चले जाइए, यू विल, अगर उन्होंने 1 साल आपके ऊपर मेहनत की है, आपके क्वेश्चन तकरीबन आते होंगे, अच्छे खासे आपके क्वेश्चंस आते होंगे। पॉइंट क्या है कि आंसर्स किसने अच्छे लिखे, आंसर्स वही अच्छे लिख पाता है जो ऑर्गेनिकली लिखता है, आंसर्स वही अच्छा लिख पाता है जो, जिसको बस आंसर आता होता है, और उसी को आता होता है जिसने अच्छे से, मतलब स्ट्रॉन्ग तैयारी की होती है, उसको न्यूज़पेपर्स उसने पढ़े होते हैं, आंसर लिखे होते हैं, किसी ने चेक किए होते हैं। अब दूसरी बात आती है GS2 के आंसर्स लिखना मेंस के लिए। आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है कि मुझे अभी पॉलिटी आती नहीं, मैं डे 1 से आंसर लिखने शुरू कर रहा हूँ, एक आर्टिकल पढ़ता हूँ, नीचे उसके क्वेश्चन लिखा होता है, उसी आर्टिकल को एक्टिव पैसिव करके मैंने आंसर लिख दिया, उसका इतना फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा तो आप एक काम कीजिए, आप कोई टॉपिक ले लीजिए, मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप कोई टॉपिक ले लीजिए, लेट्स टेक GST, ठीक, कोविड 3rd वेव पॉसिबली, और आप 1 हफ्ता उसके ऊपर पढ़ के उसके ऊपर ऐसे लिख लीजिए शुरू में 1-2 महीना। अगर आपको अपना हाथ ही खोलना है कि यार आई हैवंट रिटन इन से 3 years और 4 years, दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट अटैम्प्ट, एंड मैंने तो जी +2 के बाद कुछ लिखा ही नहीं, तो आप उस तरह से उसको लिख लीजिए, और फिर 2-3 महीने के बाद में आप डेली आंसर लिखने शुरू कीजिए। डे 1 से जब हम आंसर लिखना शुरू करते हैं ना, तो हमसे अच्छे आंसर लिखे नहीं जाते, और जब तक हमें अच्छे आंसर लिखना शुरू करना था तब तक हमारा लेवल नीचे चला जाता है, एंथुजियाज्म नीचे चला जाता है, या लगता है कि अच्छे आंसर नहीं लिख पा रहे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप कर लेते हैं जो फिर रेक्टिफाई नहीं हो रही होती। सो जो 2022, 2022, 23 में पेपर दे रहे हैं, यू कैन अफोर्ड टू नॉट राइट आंसर्स डेली फॉर अनदर मंथ और सो। अभी आपका कोर्स स्टार्ट हुआ है, बट जो हम आपका मंथली टेस्ट लेंगे जिसमें आपको प्रॉपर 20 क्वेश्चंस होंगे मेंस के, वो आपने ज़रूर लिखने हैं, क्योंकि वो क्या है, वो आप स्टिपुलेटेड टाइम में 3 घंटे में लिखिए, आपको पढ़ाया होगा, उसके ऊपर सवाल आएंगे, तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन डेफिसिट नहीं होगा। सो आई होप आपको थोड़ा सा समझ आया कि GS2 का सिलेबस क्या है। GS2 का सिलेबस 3 पार्ट्स में है, पॉलिटी जिसमें सारा कॉन्स्टिट्यूशन आता है, प्रेशर ग्रुप्स और कुछ टॉपिक्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ ROPA, कंपैरिजन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह की चीज़ें आती हैं। नंबर 2 गवर्नेंस, गवर्नेंस में हमारा सिटीजन चार्टर, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, गुड गवर्नेंस एंड सो ऑन, इस तरह के टॉपिक्स हैं। इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी, हंगर, एजुकेशन, हेल्थ एंड सो ऑन। तीसरा आता है आपका टॉपिक IR। IR में हम जितना आपको करवाएंगे उसमें मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ना है। एज फार एज स्टैटिक इज़ कंसर्न, IR की आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं आपको क्लासेस में करवाऊँगा दैट इज़ गोइंग टू बी वे मोर देन सफिशेंट। सो एज फार एज GS2 इज़ कंसर्न, आपको कवरेज की प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ के अपना दिमाग खोलना है ताकि आप अच्छे अच्छे आंसर लिख के आ सको। सो माई बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ यू हु आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर UPSC 2022-23, and if there is any way in which we can help you,
डोंट हेजिटेट टू लाइक व्हाट्सएप अस, कॉल अस, मैसेज कीजिए एंड विल ट्राई आवर बेस्ट सो दैट वी सी यू इन द न्यूज़पेपर नेक्स्ट ईयर. आपका न्यूज़पेपर में आए नाम, आपका एग्जाम हुआ है, यू मेक एवरीबॉडी प्राउड. ऑल द बेस्ट गाइस.